हेलो, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में आज एक बड़ा ही बेहतरीन सा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ हूँ। और जैसा कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जो कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जी हाँ, वो है इंतजार जो है वो ख़त्म हो गया है और वैकेंसी आ चुकी है, बड़ी वैकेंसी है और एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। और इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमारे सिटी स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और जैसे वैकेंसी आई वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूशन ने हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपने व्यूवर्स तक पहुंचाया और उनको बताया। और क्वेरीज सब्जेक्ट्स की तमाम सब्जेक्ट्स आनी स्टार्ट हो गई। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे म्यूजिक फैकल्टी से जुड़े हुए हैं या फिर गायन वादन अथवा नृत्य विधा से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर आया हुआ है। और उस अवसर को उनको हाथ से जाने नहीं देना है। देखिए भैया, क्या है ना कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है और महसूस बाद में उस चीज को मैं किया कि नहीं यार, रियलाइज किया मैं कि नहीं यार, वाकई बात बिल्कुल सही है कि समाज की समीक्षा, ईश्वर की प्रतीक्षा और स्वयं की परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो अब परीक्षा का समय आ गया है, ठीक है। और इस परीक्षा के समय में हमें पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ लग जाना है। तो जैसे कि वैकेंसी आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश की रही, जिसमें आपके प्राइमरी और जूनियर के लिए वैकेंसी आई हुई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और सब्जेक्ट भी आप लोगों को पता होगा कि भाई सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आए हुए हैं। सब्जेक्ट आपका संगीत गायन वादन रहा, ठीक है, नृत्य रहा। तो गायन वादन नृत्य के लिए आप जानते हैं, आपका जो सिटी स्मार्ट क्लास है वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। और गायन वादन नृत्य की विधा में हमारे यहाँ से बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इतना अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है इस विषय को लेकर के एकदम समझ लिए कि बिल्कुल आप जैसे देखते हो ना, कोई खेत बहुत हरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हरा भरा रहता है। और हम इंतजार करते हैं कि कब कोई बच्चा हमारे पास कोई वैकेंसी आ रही है, से जुड़ रहा है, तो हम किस तरह से उसके साथ अपने एक्सपीरियंस को, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से शेयर करें हम, और किस तरह से हमारी संस्था उनके काम आ सके। तो बिल्कुल हम लोग को देर नहीं करना है। और हम लोगों को क्या करना है कि आप ये देख रहे हैं 20 मार्च 2025, मतलब ये कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हमें सोचने में समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, बल्कि हमें सीधे तैयारी के लिए उतर जाना है भैया, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल समय नहीं गवाइए। चलिए आते हैं, देखते हैं कि भाई किसी भी चीज को हमको अगर क्रैक करना है, किसी भी चीज को अगर हमको पास आउट करना है, तो सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि भाई हम ये तो जाने कि उसमें हमको करना क्या है। हमें पता होना चाहिए कि नहीं करना क्या है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नृत्य की विधा को देखते हैं कि नृत्य की विधा में हमको क्या क्या करना है। तो थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको ताकि आपको और प्रॉपर वे में दिखाई दे। चलिए ठीक है। नृत्य का जो सिलेबस मध्य प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है, वहां की शिक्षा बोर्ड ने, वह है कि टोटल 20 यूनिट बनाई गई है, 20 इकाई बनाई गई है। और उन 20 इकाइयों को उनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ना। और साथ ही साथ एक बात और बता दे रहा हूँ, जितनी चीजें लिखी है भैया मेरे परीक्षा में, सिर्फ उतनी ही चीजें नहीं पूछते हैं, कुछ एडिशनल भी पूछ देता है। तो एडिशनल क्या क्या पूछ सकता है, उन विषयों पर हम लोग जब आप क्लास में आएंगे तो जरूर चर्चा करेंगे, जरूर वो चीजें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि हमने अपने लाइफ में जितने क्लासेस लिए हुए हैं पिछले 2.5-3 सालों के अपने इस ऑनलाइन टीचिंग कैरियर में, और जो भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, उन बच्चों को देने के बाद हमने महसूस किया कि नहीं ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप समझ लो कि ये चीज जो है ना, वो तुरुप का इक्का वाला हाल होता है। वो चीजें जो क्लास में दी जाती है आपको, तो आप वो चीज को मिस नहीं करिएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। बेसिक चीजें यहाँ पे पारिभाषिक जानकारी, लय क्या है, ताल सम ताली खाली, भरी क्या है, तिहाई ठेका, ये सब जो तमाम चीजें तबले के माध्यम से दिखाई जाती है, नृत्य के माध्यम से दिखाई जाती है, उन चीजों के बारे में बताना है, जानना है। शास्त्रीय शैली के बारे में जो हमारे शास्त्रीय फॉर्म है हमारे से, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ठीक है ना, छऊ हो गया, तमाम चीजें इसके बारे में। मुद्रा की परिभाषा क्या है, अभिनय क्या है। देखिए किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं भी आपको मिल जाते हैं। उसमें कौन सी अथेंटिक परिभाषा है, आयोग किस परिभाषा को मानेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है, खास करके डांस के कोर्स में, ठीक है। म्यूजिक में मैं पूरे म्यूजिक की बात कर लूंगा मैं, तो मेरी बात गलत नहीं है ये कि बच्चे किताबों से पढ़ लेते हैं, जवाब देने चले आते हैं, उसके बाद कहते हैं सर मैंने इस किताब में ये पढ़ा था,
पता चलता है कि नहीं यार ये चीज आयोग नहीं मान रहा है, ये चीज मान रहा है, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल ट्रस्टेड कंटेंट है, और आयोग जिन चीजों को मानता है हम उन्हीं चीजों को बताते हैं, अब तक उन्हीं चीजों को लेकर के आते हैं। तो आप लोगों के पास जो भी नोट्स रहेंगे वो नोट्स बिल्कुल वैलिड रहेंगे, हमारे सिटी स्मार्ट क्लास के जो नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को आप देख लीजिए। उसके बाद नर्तन के भेद, नृत्य, नाट्य, तमाम चीजें बहुत अच्छा। सौ उदाहरण को समझाना है, चलिए समझा दिया जाएगा। लोक नृत्य की परिभाषा, चलिए ठीक है। लोक नृत्य का नंबर ऑफ लोक नृत्य बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उससे देश काल, वातावरण, परंपरा, भाषा, तमाम चीजों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन से चीजें जुड़ी होती हैं। तो हर राज्य की अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, और वह जो स्पेशलिटी होती है वह वहाँ के फोक फॉर्म में दिखती है, चाहे वो फोक डांस फॉर्म हो, चाहे वो फोक वोकल का फॉर्म हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे जो भी वो चीजें दिखती है, तो उस पर हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे आते हैं अभिनय दर्पण के अनुसार। अब ये देखिए, अक्सर ये चीजें तो उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है, कि अभिनय दर्पण से भैया मैं एथेंटिक मानूंगा। अब अभिनय दर्पण आपने नंदकिशोर जी ने लिखा हुआ है, बताने के लिए लोग नाट्य शास्त्र रिलेटेड बता देंगे, सारंग की चीजें उठा के बता देंगे, और भी तमाम लोग उनकी चीजें बता देंगे, लेकिन यहाँ पे कर लिए मैं जो आपके अभिनव दर्पण जो है उनकी चीजों को मैं वेरीफाई करूंगा, तो उनके अकॉर्डिंग हमको बताओ क्या क्या चीजें। चलिए ठीक है, बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। 10 प्राण तब लागू हो गया, बिल्कुल ठीक है। बिना भाई रिदम के अब क्या करेंगे। अभिनय दर्पण के अनुसार दृष्टि भेद, चलिए बहुत अच्छा, नायक का बहुत अच्छा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो चीज मैं आपको बता रहा था फोक के बारे में, वो चीज चलिए ठीक है। तालों के बारे में बता दिया जाएगा। शास्त्रीय लोगों होने वाले शास्त्रीय लोगों किस क्या कहते हैं क्लासिकल फॉर्म के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनकी क्या कड़ी होती है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक के बीच की उसकी पूरी कहानी जो है उसको सही फॉर्म में जानना है, चलिए वो चीज बताई जाएगी। अभिनय की परिभाषा, चलिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न शास्त्रीय जीवन में परिचय, आपको पता है पंडित बिंदादन महाराज हो गए, रुक्मिणी और उंडेल हो गए, ठीक है ना, केलू चरण हो गए, महापात्रा जो हो गए, पंडित गुरुजी महाराज को, अच्छा ठीक है, अच्छा। ये चीजें निम्नलिखित जानकारी ठा दूं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नए कार्य के बारे में बताना है इसमें, ठीक है ना, 9 रसों के बारे में बताना है। अब यहीं पे देखिए, भरत ने 8 रस ही माने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 रसों के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए 9 रस आपको बता जाएगा कहाँ से लिया जाएगा कि वो वैलिड होगा, वो चीजें दी जाएंगी। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय नृत्य प्रदेश, ठीक है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन किन फॉर्म को प्रमोट कर रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या और काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को देखना होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। गायन से भी सामान्य ज्ञान, कुछ ये वोकल की चीजें आ जाएंगी, जो हमारे फोक फॉर्म के जो गायन है, या फिर जो कुछ क्लासिकल फॉर्म के गायन है, गायन के बारे में हमको लेना है। एक शैली होती है गायन की, तो इसके बारे में भी जानना है। इन विषयों पर भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। तो सिलेबस आपने छोटा सा देख लिया। मैं तो सिलेबस को देखने के बाद पूरे कॉन्फिडेंट में हूँ कि जो बच्चा सीपी स्मार्ट क्लास ज्वाइन करेगा और मेहनत करेगा वो 100% ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ मिलेगा। आपको लेना है, आप ज्वाइन करिए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आपके लिए पूरा इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि वह आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल सहायक हो। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपकी आपके लिए, और आप लोग अब विलंब ना करिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे हमारा नंबर शो ऑफ हो रहा है, उस नंबर को देखिए और वहाँ पे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी आप चाहें आप बात कर सकते हैं, और आप बात करके अपना पूरा जानकारी ले लीजिए क्या क्या आगे की व्यवस्था है और कैसे वो कोर्स ज्वाइन करना, परचेज करना है। हमारे सीपी स्मार्ट क्लास पे अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलती हैं। आपकी क्वेरीज अगर किसी और सब्जेक्ट की है, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, मैथ की हो गई, क्या कहते हैं कि बायोलॉजी की हो गई, जो भी और भी फैकल्टीज हैं, आपकी अगर क्वेरी है किसी फैकल्टी को लेकर के, तो आप उस फैकल्टी से जुड़ी बातों को भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप कॉल करके उसकी जानकारी ले लें। चलिए आते हैं हम लोग अब गायन के लिए, भैया क्या क्या किया, थोड़ा गायन देख लेते हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा कर दिया गायन के लिए, शायद कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। चलिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सब एमसीक्यू होंगे, 1 नंबर के होंगे, सब होंगे, चलिए ठीक है। बस में उसका उत्तर, चलिए ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो भैया ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो आपसे ग्रेजुएशन पे आपका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। इफ यू आर नॉट ग्रेजुएटेड यू कांट फिल दिस फॉर्म, तो आपको उसकी तैयारी उस लेवल पे करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि प्राइमरी लेवल पे है तो बस हम ऊपर 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 पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। कोई चीज ऊपर ऊपर से काम नहीं होती। जब आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे होते हैं भैया, तो उस कंडीशन में आपको बहुत डेप्थ में तैयारी करनी होती है। एमसीक्यू का मतलब मेरे हिसाब से सबसे कठिन परीक्षा, ठीक है, क्योंकि रिटेन में आपको लिखना हो तो आपके पास लेखन की कितनी अच्छी क्षमता है उसके आधार पे आप कम कंटेंट को भी बढ़ा के लिख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में कोई कंटेंट कंटेंट कुछ नहीं मानेगा, वो आप कितना पढ़े उसके हिसाब से बस टिक लगा दीजिए, ठीक है, बस वो चीज पूछता है वो।
तो डिटेलिंग हमको पूरा पढ़ना होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। पहली इकाई में क्या 20 इकाई, इसमें 20 यूनिट इसमें बिकेगा, 20 यूनिट तुमको पूरा प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। ठीक है भैया, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या कहानी है इसकी। भारतीय संगीत की यात्रा वैदिक काल से राम, हे प्रभु, वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक सोचिए कितना लंबा इतिहास हो गया। ठीक है, वैदिक काल से शुरू करेंगे और आज के टाइम में, करंट टाइम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें म्यूजिक से जुड़ी ऐसी हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो हर चीज वो पूछ सकता है। तो आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस होता है उससे बड़ा ही समझिए उसको सिलेबस, क्योंकि वहां भी 3 डिवाइडेशन हो जाते हैं, मिडुअल हो जाता है, सेंट हो जाता है और आपका मॉडर्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया, वैदिक काल से सीधे लेकर के आना है। तो बड़ा इतिहास है, उसमें आपका बौद्ध काल आ गया, जैन काल आ गया, संदिग्ध काल आ गया, वैदिक काल आ गया, नारद काल आ गया, तमाम चीजें हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो पूरी डिटेलिंग के साथ आपको चीजें दी जाएंगी। और देखिए परीक्षा की तैयारी के लिए चीज और होती है, जैसे कि एक तो समय कम है, दूसरा कि आपने देख लिया कि वैदिक से आधुनिक काल तक, तो आपने कहा कि अरे यार हम तो देख लिया, यूट्यूब से निकालेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे, एआई से निकालेंगे, पढ़ लेंगे, किताब हमारे पास पढ़ लेंगे। नहीं, कितना पढ़ोगे यार, दिक्कत हो जाता है। काम तब होता है जब आपको ये पता हो कि भैया उतने में से क्या क्या पढ़ना है। जैसे एक अच्छा बैट्समैन कौन होता है? एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जो हर बॉल को नहीं मारता है, वो उसी बॉल को मारता है जिस बॉल को लेकर के वो कॉन्फिडेंट रहता है कि इसको मारूंगा तो रिस्क नहीं है, रन मिलने वाले हैं। नहीं तो अगर आप हर बॉल को मारोगे तो आप बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं कहे जाओगे, तब कहा जाएगा कि आप अंधी मार रहे हो, अंधे में बैट भांज रहे हो बस। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव का मतलब है कि हमको पढ़ना कौन सा टॉपिक है, किससे ज्यादा से ज्यादा संभावना बन रही है प्रश्न पूछने की, वो टॉपिक पढ़ाया जाए हमको, वो टॉपिक पढ़ना है हमको। अब उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो एक इंस्टीट्यूशन के पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत न जाने कितनी परीक्षाओं की तैयारी हो चुकी रहती है, उसको पता होता है यार क्या क्या पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वो रोड मैप तैयार किया रहता है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि बिहार में परीक्षाएं चल रही थी और ईश्वर की कृपा से बीपीएससी 1 से लेकर बीपीएससी 3 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, हर परीक्षा में टॉप 5 में हमारे सीपी स्मार्ट क्लास के बच्चे रहे हैं। टॉप 5 में, कहीं दूसरा पोजीशन रहा है, कहीं तीसरा पोजीशन रहा है, कहीं चौथा पोजीशन रहा है, लेकिन टॉप 5 में हमारे बच्चे रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को देखिए उनकी चर्चा आ गई जबान पे, तो मैं पुनः उनको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहा हूँ, जहाँ भी खुश रहे, मस्त रहे। और उनके परिश्रम की वजह से आज हमको, हमारे पास ये मौका है कि हम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए सीपी स्मार्ट क्लास को लेकर के। अगर आप म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अगला टॉपिक हमारा क्या, संगीत में स्वर शास्त्र और संगीत सप्तक का विकास। चलिए ठीक है, टॉपिक बताया जाए, कोलन तारका लक्षण हो गया। ठीक है, ये सारी, अब देखिए हमें वेस्टर्न म्यूजिक दे दिया, ठीक है ना, मेजर टोन माइनर टोन, मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ बेसिक जानकारी हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ हमको क्या करना है, वेस्टर्न म्यूजिक को भी लेना है, वेस्टर्न म्यूजिक को छोड़ना नहीं है। तो वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अपनी क्लास में कि वो है क्या, उसको कैसे हम लोग याद करें, तैयार करें। ठीक है भैया, आइए अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। संगीत के आधार पर भाषिक शब्द हो गया, संगीत शास्त्र, आठ प्रकार, ठाट अलंकार। अब ये देखिए यहाँ पे भीड़ लिख दिया, ठीक है ना, चलिए मिस टाइपिंग हो गया होगा, ये इन्होंने लिख दिया है भीड़ और ये होता है मीड़। ठीक है, मीड़ एक क्रिया होती है, आप जो म्यूजिक स्टूडेंट उनको पता होगा मीड़ है, भीड़ वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना हो कि हम लोग को पढ़ना है मीड़ और हम लोग भीड़ उसको पढ़ रहे हैं कि भीड़ क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा भैया। ठीक है ना, ठीक है, कृंतन होता है, कृंतन लिखा हुआ है। ठीक है, जग जगजमान ये होता है ठीक है, चलिए कुछ मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है ना, वो जमजमा होता है। आगे हिंदुस्तानी संघ में ठाट, ठीक है, 72 ये ठाटों से रिलेटेड बेसिक चीजें हमको 6 अलग सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत, ठीक है, रागों का विस्तृत सिद्धांतिक और क्रियात्मक ज्ञान, हमको टोटल इसका ज्ञान लेना है भैया, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछने वाले हैं जो कि स्वर समूह दे देगा, पहचान करिए कौन सा स्वर समूह है, उसको देखने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों ने रागों की डिटेल के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसे राग हैं, जैसे मान लीजिए जौनपुरी हो गया, दरबारी हो गया। अब जौनपुरी दरबारी में सेम स्वर लगे हुए हैं, अड़ाना हो गया, सेम स्वर लगे हुए हैं, अंतर कहाँ है? अंतर सिर्फ और सिर्फ चलन में है, किस प्रकार से उसका चलन है, वह किस प्रकार किन किन स्वरों के साथ संगति बना रहा है,
कहाँ पे वक्रता के साथ स्वर प्रयोग होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब हम समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि ये जो स्वर समूह चल रहा है वो किस राग का है। तो इन चीजों को हम पूरी तरह से बताने का आपको प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयास में पहले भी सफल होते आए हैं, इस बार भी सफल होंगे और आप लोगों की मेहनत अगर रहेगी तो वह मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है मेरा भैया, आते हैं अगले टॉपिक भाई, देख लेते हैं क्या है अगला टॉपिक। इनको थोड़ा सा किनारे करते हैं और आते हैं इस टॉपिक पे। आइए चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या करना है। चलिए भैया, भारतखंड काल विश्व, चलिए भैया, उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत की स्वरलिपि पद्धति को पूरी तरह से पढ़ना है। उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो भी उसके मूल मूल बिंदु हैं, बिंदुओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जानना, स्वर चिन्ह, सप्तक, स्वर माध्यम, ताल लिपि, ये सारी चीजें। ठीक है ना, प्राचीन मध्यकालीन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 22 कृतियां बांटी गई थी, जो भरत ने की हुई थी, वो भरत काल से लेकर के भारत खंड के समय काल तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, उन चीजों को पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ना है, जानना, समझना है। चलिए कर लिया जाएगा। ठीक है ना, गायन शैली जो होती है, तमाम गायन शैलियों के बारे में पढ़ना। ठीक है ना, ध्रुपद की वाणियां हो गया, तमाम में हो रही है, दादरा, खामसा, खादरा, लावड़ी, चैती, चित्रों, त्रिवट होता है। ठीक है ना, कव्वाली और गजल हो गया, भजन हो गया, कीर्तन, लोकगीत, चित्रपट संगीत। चलिए ठीक है, सबके बारे में जान लिया जाएगा। ये बड़ा टॉपिक है चित्रपट संगीत, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेड पूछ देता है, पूछ देगा कि ये गाना किस फिल्म का है, इसको कंपोजर कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, चलिए उसको किया जाएगा जो मुख्य मुख्य है उसको। ताल ज्ञान और ताल के 10 प्राण। चलिए ठीक है भैया, ये ताल से रिलेटेड चीजें हैं, पूरे डिटेलिंग साथ बताया जाएगा, इसके लयकारियों के विषय में है और जो मुख्य मुख्य ताल है उनके बारे में है। उसके बाद जो तबला के तमाम पैटर्न होते हैं, लग्गी क्या है, लड़ी क्या है, प्रण क्या है, पलटा क्या है, कायदा क्या, उठान क्या है, चौगुल क्या है, ये सारी चीजों को जानने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, जो वाद्य हैं हमारे, चारों वाद्य हमारे हो गए, तथ हो गया, सुसुर हो गया, अवनद हो गया, घन हो गया, उनके बारे में डिटेलिंग लेनी है। प्रचलित वाद्य यंत्र कौन कौन से आज के समय में है, कौन कौन से अप्रचलित वाद्य है, कहने को तो पहले के टाइम पीरियड में उनकी बहुत उनका प्रचलन बहुत ज्यादा से। बीड़ा ले लीजिए, बीड़ा वैदिक काल से लेकर के आप मान के चलिए कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाद्य हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में वह बीड़ा जो है वह उसके पास वह प्रसिद्धि नहीं है जो सितार ने ले ली है। ठीक है, तो उसके बारे में तमाम चीजें कौन से प्रचलित हो गए, कौन से अप्रचलित हो गए, उन चीजों को जानेंगे, थोड़ा समझेंगे। ये देखिए दिया हुआ है रागों का समय, टाइम थियरी ऑफ रागास एक टॉपिक आता है कि रागों क्या समय सिद्धांत, किस समय क्या गाना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कहाँ क्या क्या पूर्वांग क्या, उत्तरांग क्या, दर्शक क्या है, मौसमी क्या है, तमाम चीजें उसका एक शेड्यूल इसमें पूरा उस चीज को बताया जाएगा। ठीक है ना, देखिए लिखा पूर्वांग, उत्तरांग, उत्तराग, पूर्वांग, ठीक, चलिए बता दिया जाएगा। रागों के लक्षण, ठीक है, कोई भी राग जो हम बनाते हैं तो राग का एक आधार होता है, उस आधार के हिसाब से ही, जैसे कि आप मकान बनाते हैं ना, तो मकान आप जब बनाते हो तो मकान के मकान का जो पहला काम होता है वो होता है नींव बनाना। और नींव बनाने से पहले जो इंजीनियर होता है वो उस मिट्टी की जांच करता है कि भाई इस मिट्टी पे मकान हमारा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मिट्टी कैसी है, कितना उसको खोदना है, ले कहाँ से हम उठाएंगे, उसका बेस कहाँ से हम उठाएंगे, ये सारी चीजें जो बेसिक फंडामेंटल्स आपके राग के हैं वो क्या क्या है उनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, ज्ञानवादक घराने, जो घराने हमारे हैं उनके बारे में बताना है हमको। ठीक है ना, वादकों गुण और दोषों के विषय में जानना और बताना है। चलिए ठीक है, बता दिया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए और देखते भाई क्या क्या पूछ रखा है इसमें। आ जाओ भैया, चलिए संगीत रस, चलिए ठीक भैया, ठीक है ना, संगीत और रस, राग, ताल, चलिए ठीक है। रागों में कौन से रस हैं, कौन सा राग किस रस का है, कौन सा स्वर किस रस का है, इसके लिए भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी, अपने विचार प्रस्तुत किए। भरत ने कुछ कहा है, आपके नंदकिशोर ने कुछ कहा हुआ है, दामोदर ने कुछ कहा हुआ है, होगल ने कुछ कहा हुआ है, तो किसने क्या क्या कहा है और आयोग किस चीज को वैलिड मानता है, या फिर आयोग जब प्रश्न पूछता है और वहां पे अगर नाम पूछना भूल जाता है तो किसको ऑथेंटिक मान लेता है या फिर किसको सही मान लेता है, उन विषयों पर भी चर्चा किया जाएगा, उन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, अब रस हो गया, भयानक, अद्भुत, शांत, रोध, सब क्या सारी चीज बताया जाएगा, रागों की पहचान। ठीक है, मनुष्य के अब ये ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग का क्या संबंध है, वर्तमान समय में देखेंगे तो चिकित्सा के संबंध में होता है, आदमी को मोटिवेट करने के लिए म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है, तो उसके कौन कौन से आयाम, उन आयामों के विषय में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना, प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो हो गए आपके
तानसेन से लेकर के आपके जाकिर हुसैन साहब जो भी जल्दी ही इनका इंतकाल हुआ, उन सब लोगों के बारे में जो मुख्य मुख्य शख्सियत हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके बारे में जाना और जाना जाएगा और उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को जानने का प्रयास किया जाएगा जिन बिंदुओं से वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है भैया, आगे आते हैं राष्ट्रगान रचयिता की। इसमें देखिए भाई, ये राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत दे दिया, थोड़ा सा रविंद्र संगीत के बारे में पूछ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लिया जाएगा। ठीक है ना, और भी चीजें, संगीतकार, गायक, गायिका, कोरस, ये सब चीजें क्या होती है इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश गान एवं प्रति देशभक्ति गीतों की विशेष जानकारी देनी है। तो जब राष्ट्रगान का चर्चा आएगा तो आप जानते हैं रविंद्र संगीत से वो अटैच हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से, तो उसके बारे में जो जो मुख्य बिंदु उनको थोड़ा सा देख लिया जाएगा। ठीक है ना, लोक संगीत जो फोक म्यूजिक है, आप जानते हैं कि कोई भी स्टेट हो उसका अपना एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो वहाँ की परंपरा से, वहाँ की जीवन शैली से बिल्कुल रिलेट कर रही होती है और उसकी पहचान होती है वो। तो उस पहचान के हिसाब से वहाँ का फोक होता है, चाहे वो फोक डांस फॉर्म का हो, चाहे वो फोक इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वोकल के बेस पे हो। तो उस विषय को भी हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। और अगला है संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार। पुरस्कार कौन कौन मिले, किसको किसको मिले, इसका एक लिस्ट है, आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है ना, कौशलात्मक अध्ययन। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको हमको बहुत ही ध्यान से रागों को समझने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी कि हम राग को बस नॉर्मल नॉर्मल तरीके से हमको देख करके वादी संवादी जाति गायन समय ये नहीं हमको याद करना है। उसमें हमको ये भी देखना होगा कि भैया किन स्वरों के साथ किन की संगतियों का चलन क्या है, किस कंडीशन में वो चल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको डिटेलिंग के साथ हम लोग पढ़ा जाएगा और अपने इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, अपने इस जंग को जीता जाएगा। ठीक है, और अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि परीक्षा रूपी इस महाभारत में आप सब के सब जो है ना एकदम धुरंधर अर्जुन है। ठीक है, और सीपी स्मार्ट क्लास वहां पे केशव की भूमिका में आपके साथ रहेगा और आपको ये बताता रहेगा कि पार्थ तुमको रुकना नहीं है, तुमको तब तक चलते रहना है जब तक तुम्हारी विजय न हो जाए। तो अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने बस एक ब्रीफिंग की हुई है उस क्या कहते हैं सिलेबस को लेकर के कि उसको कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। इसमें दो बातें बहुत मुख्य हैं। पहली बात यह है कि आपको विलंब नहीं करना है और दूसरी बात यह है कि आपको हम पे भरोसा करना है। ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप सीपी स्मार्ट क्लास से जुड़ते हैं तो परिणाम ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आपके पास भी वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप भी अपने उस सपने को साकार करेंगे और फिर हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, एक वीडियो आपका है बनेगा। ठीक है, तो अपनी बातों को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आपको एक विश विशेष के साथ फिर से कहना चाहूंगा कि विलंब ना करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो नीचे शो कर रहा है कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, अपने विषय से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप उसको लें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।